Assalamu alaikum students. Welcome to the third part of video lectures about the chemistry of carbonyl compounds. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं और उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को भी स्टडी करेंगे कि किन सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो इसमें सारे के सारे जो एडिशन रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो सीरीज के सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कार्बोनाइल कंपाउंड्स की नेचर को कि ये किस नेचर के कंपाउंड्स हैं। तो ब्रीफली इसको दोबारा से देखते हैं कि आपके पास इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन के साथ अटैच है। उनमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है जबकि दूसरा पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ टिल्ट कर लेगी और रिजल्टेंटली इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की बन चुकी है, मीन के इसके ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास कोई भी लोन पेयर या कोई नेगेटिव चार्ज है, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करती हुई कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है। और ऐसे स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो और वो उसको किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सके या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना सके। तो जितने भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, वो सब के सब इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो ये मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यूज करते हुए कार्बोनाइल कार्बन की जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसके साथ इसका बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब कार्बोनाइल कार्बन जो थी वो sp2 हाइब्रिडाइज थी और sp2 हाइब्रिडाइज की केस में मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। अब जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो चुकी है और अब जो इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। तो इस केस में दो बॉन्ड्स जो हैं वो प्लेन में होते हैं, एक बिलो प्लेन और एक अबव द प्लेन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है बिलो प्लेन वाले को, और ये जो वेज और सॉलिड लाइन है ये जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड शो हो रहा है ये है अबव द प्लेन। और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये अल्क ऑक्साइड है क्योंकि अल्काइल ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो अब रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, एज ए बेस बिहेव करते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगी और जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गई है। और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइल में एडिशन हुई और वो अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंट तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट नंबर पे सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, जिसमें एक साइड पे आपके पास मिथाइल है, सेकेंड जो जगह है उसके ऊपर अभी भी हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट आपके पास कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं, ये एक एसीटोन है। इस कंपाउंड का नेम जो है वो एसीटोन है। नेक्स्ट आपके पास एक और कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो दो बल्की ग्रुप्स अटैच हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। अब ये डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं उनका हम और देखने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है विद न्यूक्लियोफाइल वो सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। देन चूंकि एक मिथाइल ग्रुप अटैच है एसिटाल्डिहाइड के केस में, तो मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इसका थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑल्दो ये इफेक्ट बहुत थोड़ा होता है लेकिन it can reduce the reactivity of carbonyl compound towards a nucleophile। तो जैसे ही हम एसीटोन की तरफ आते हैं तो दो मिथाइल ग्रुप्स अब अटैच हो चुके हैं जिसकी वजह से कार्बोनाइल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो मज़ीद रिड्यूस हो गई है।
और फोर्थ वाले के केस में एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी रिड्यूस कर रहा है कार्बन की, सेकेंडली ये चूंकि बल्की ग्रुप्स हैं तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनाइल कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं। अगर तो हम सिंपल न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं विदाउट एनी कैटालिस्ट, तो ये रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होते हैं। और अगर हम इसमें कोई भी कैटालिस्ट थोड़ा सा ही यूज़ कर लें, आइदर एन एसिड और आ बेस, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये फास्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, अगर तो हम एसिड को यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका मैकेनिज्म कैसा होने वाला है। चूँकि एसिडिक इन्वायरमेंट में आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो ये सबसे पहले प्रोटॉन्स की वजह से प्रोटोनेशन होगी। ऑक्सीजन जो है इसने अपना लोन पेयर यूज़ करना है और इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना देना है, तो ये आपके पास एक ऑक्सोनियम आयन बन गया है। इंटरमीडिएट जो बना है ये एक ऑक्सोनियम आयन है। चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डबल बॉन्ड वाला, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इंटरमीडिएट। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसिड ने क्या किया कि कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया। पहले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस केस में कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना भी हो, वो भी यहाँ पर इजीली अटैक कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिजल्टेंट आपकी जो प्रोडक्ट है वो बन के आ जाएगी और प्रोटॉन रीजनरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है कैटलिस्ट के तौर पर है, तो अगर तो ये यूज़ होता भी है तो ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करके इनके रिएक्शन के रेट को हाई कर देते हैं। तो इसमें जो कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उसमें हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो होगा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर टू कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो ये रिवर्सिबली हमें एक प्रोडक्ट देता है जिसको हम हाइड्रेट कहते हैं या हम जेम डायोल कह सकते हैं। जेम डायोल का मीनिंग है कि सेम कार्बन के साथ दो OH ग्रुप्स अटैच हैं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो जेम डायोल भी बना रहे हैं और जेम डायोल वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। जेम डायोल्स अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में ही ये स्टेबल होते हैं। जैसे ही हम एवापोरेट करवाते हैं, वाटर को रिमूव करवाना चाहते हैं जेम डायोल्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, तो ये रिवर्स रिएक्शन देते हुए वापस कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड रीजनरेट हो जाता है। जब आप वाटर में कार्बोनिल कंपाउंड को डिसॉल्व करवाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट जो है वो जेम डायोल की भी एग्जिस्ट करती है। अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होगी। अगर तो हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, जब हम वाटर में फॉर्मेल्डिहाइड को डिसॉल्व करवाते हैं तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये काफ़ी हाई होती है। मीन कि इससे जो जेम डायोल बनने वाला है वो काफ़ी स्टेबल है। ऑलमोस्ट जितना भी फॉर्मेल्डिहाइड है वो सबका सब जेम डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। इसका मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतनी ही कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट प्रेजेंट है। जितना जेम डायोल बना है उतना ही आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। कीटोन्स के केस में ये रिएक्शन स्लो होता है और इसकी जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो 10⁻³ है, जो कि बहुत लो वैल्यू है
और इस केस में ऑलमोस्ट जितना भी वाटर में कीटोन है वो कीटोन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, जेम डायोल बहुत कम बनता है। और इसकी जो रीज़न है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट तरह के जो हैं कार्बोकेटाइंस दिखाए हुए हैं कि अगर तो आपके पास कार्बोकेटाइन जो है वो सेकेंडरी है या टर्शरी है। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। जितने R ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे उतना कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होगा। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, और देन आपका जो मिथाइल वाला होता है। तो इसी तरह अगर आप इनकी जो है डाइपोलर स्ट्रक्चर्स बनाएं कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और फॉर्मेल्डिहाइड के, तो फॉर्मेल्डिहाइड की केस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन एसिटाल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर और देन कीटोनिक वाला स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो है आपकी जो डिफरेंट तरह के कार्बोनल कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट रेट्स जो हैं वो शो करते हैं। हमने पहले बात की कि जेम डायोल्स जो कि ऑब्टेन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन कुछ कंपाउंड्स, कुछ एल्डिहाइड के कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके जेम डायोल्स काफ़ी स्टेबल हैं और इतने स्टेबल हैं कि हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। उनमें एक एग्जांपल जो है ये क्लोरल की है। क्लोरल का आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। एसिटाल्डिहाइड के जो 3 हाइड्रोजन्स थे उनको हमने 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये ट्राई क्लोरोएसिटाल्डिहाइड वाला कंपाउंड है जिसको हम क्लोरल कहते हैं। इससे जो जेम डायोल बनता है इसका फॉर्मूला ये होता है CCl3CH और साथ में आपके पास 2 OH जो है इसी कार्बन के साथ अटैच होते हैं, चूंकि ये जेम डाइओल है, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल का जो जेम डाइओल है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है उसकी रीज़न यही है कि इसके साथ जो अल्फा कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं वो इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न है। क्लोरल के केस में हमने बात की थी कि उसमें 3 क्लोरीन एटम्स होते हैं जिसकी वजह से जो उसका हाइड्रेट बनता है वो स्टेबल होता है। तो इसी तरह का एक और हमारे पास कंपाउंड है हेक्साफ्लोरोएसीटोन, जिसमें कि 6 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं अल्फा कार्बन के ऊपर। तो इसका जो हाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और इसका जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख सकते हैं ये बहुत हाई है, 10⁻⁶ है, जो कि डिनोट कर रहा है कि इसका जो हाइड्रेट है वो रेडीली फॉर्म होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एडिशन ऑफ वाटर का मैकेनिज्म देख लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि लोन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डोनेट करती है, मीन कि उसके ऊपर अटैक करती है, तो जिसकी वजह से ये वाटर इसके साथ अटैच हो गया और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। देन जो वाटर है जो कि रिएक्शन मीडियम में है वो इसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाता है, और ये OH आपका एक OH जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है। सेकेंड ऑक्सीजन जो है वो अपना नेगेटिव चार्ज यूज़ करते हुए वाटर में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और एक और OH जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस तरह से जेम डाइओल बनता है। ये रिएक्शन चूंकि नॉर्मली स्लो होते हैं, इनको फास्ट करने के लिए, इनके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। हम एसिड या बेस दोनों में से किसी को भी एज ए कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। दोनों के केस में जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम देख लेते हैं एसिड के केस में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन होता है, जैसे कि हमने पहले भी इस मैकेनिज्म को स्टडी किया है। तो प्रोटोनेशन में क्या होता है, कार्बोनाइल की जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो और ये जो इंटरमीडिएट बना है ऑक्सोनियम आयन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और कार्बन की जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब वाटर जो है जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा जिसके केस में यहाँ पे वाटर आ जाएगा और इस वाटर जो है इसमें से प्रोटॉन रिमूव करवा देगा। फाइनली यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास मैकेनिज्म है बेस कैटालाइज मैकेनिज्म। बेस जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को इंक्रीज करती है। दोनों मैकेनिज्म्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म हैं वो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं,
थ्रू प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, जबकि जो बेस कैटालाइज्ड हैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी रिजल्ट में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि अगर तो आपके पास जो वाटर है, वाटर में से एक प्रोटॉन निकाल दें तो OH आ जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और OH जो है वाटर से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल बन के आ गया। ये न्यूक्लियोफाइल अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, ये इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पे अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, देन वो वाटर में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। कैटालिस्ट जितने भी होते हैं वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, सिर्फ ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करते हैं ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो सके। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कार्बोनाइल डबल बॉन्ड में ऐड होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट बनती है वो हेमी एसिटल या हेमी कीटल होती है। एल्डिहाइड्स जो हैं वो इजीली या मोर रेडिली एडिशन प्रोडक्ट देते हैं देन कीटोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एल्डिहाइड है और ये आपके पास एक अल्कोहल है मिथानोल। यहाँ से जो मिथॉक्साइड वाला पार्ट है मिथानोल का, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और देन जो है यहाँ पर एक मिथॉक्साइड ऐड हो गई, ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन को ले लेगा और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनती है इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल जिसमें कार्बन के साथ एक R ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक OH और एक OR ग्रुप, कोई भी अल्कोक्साइड जो है ग्रुप अटैच है, तो इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल्स भी स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते और ये सिर्फ अल्कोहल में जब आप कार्बोनल कंपाउंड को डिसॉल्व करवाते हैं उसी में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आप उसको वेपोरेट करवाना चाहेंगे हेमी एसिटल्स को सेपरेट करने के लिए, हेमी एसिटल्स फ़ौरन से कार्बोनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस और जिसकी वजह से हम इसको भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। और यहाँ पे कीटोन के केस में कीटोन जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसके साथ दो R ग्रुप अटैच होते हैं, एक OH और एक OR ग्रुप अटैच होता है। इस तरह के कंपाउंड को हम हेमी कीटल कहते हैं। मैकेनिज्म इसका सेम है जैसा कि हमने वाटर के केस में देखा है। अटैक होता है मिथॉक्साइड का, ऑक्सीजन अटैक करेगा, देन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी, वापस जो है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करवा दिया जाएगा पहले और देन जो आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन को ले लेगा और ये आपके पास हेमी एसिटल बन के आ जाएगा। हाइड्रेट्स की तरह जो आपके क्लोरल एक कंपाउंड होता है उसके अल्कोहलेट भी स्टेबल होते हैं। मीन कि जब आप क्लोरल कंपाउंड जो कि आपका यहाँ पे है, ये वही कंपाउंड है जो हमने वाटर के साथ जिसका हमने रिएक्शन करवाया था और स्टेबल हाइड्रेट बना था। इसका जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरल अल्कोहलेट आइसोलेट होता है और इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 57 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है 116 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये स्टेबल कंपाउंड है, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। और इसकी भी जो रीज़न है वो ये 3 क्लोरीन एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से इसकी प्रोडक्ट को स्टेबल करते हैं। हेमी एसिटल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर तो ये ओपन चेन हेमी एसिटल्स हैं तब तो हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर तो ये साइक्लिक फॉर्म में हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग, तब ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसके 4 पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अगर आप इसका हेमी एसिटल क्रिएट करवाते हैं कि इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो इंट्रामोलिक्यूलर है, मीन के जो रिएक्शन होना है वो इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन होनी है ऑफ अल्कोहल इनटू द कार्बोनाइल कंपाउंड, तो उसके रिजल्ट में ये आपके पास साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है। इसी तरह डी ग्लूकोज जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है और क्लोज चेन में भी, लेकिन इसका जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है जो कि हेमी एसिटल इन नेचर है,
ये काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन है और यहाँ पे हेमीएसिटल प्रेजेंट है। एक साइड पे यहाँ पे O और R ग्रुप अटैच है, एक साइड पे R ग्रुप अटैच है, एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक OH अटैच है। तो ये हेमीएसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। एडिशन ऑफ अल्कोहल भी हम एसिड कैटालाइज भी करवा सकते हैं और बेस कैटालाइज भी। एसिड कैटालाइज के केस में सेम वही वाला मैकेनिज्म है। एसिड आएगा, प्रोटोनेट करेगा आपके कार्बोनाइल को, ये ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट बनेगा। देन आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक करेगा और रिजल्टेंटली उसके साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो है अल्कोलेट बन के आ जाएगा। इस तरह बेस कैटालाइजर तो वो पहले आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगी। बेस हमेशा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी, जबकि जो एसिड है वो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटोनेट करेगा। तो बेस जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगी और न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगी, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बन के आ जाएगी। अगर आप इस रिएक्शन में एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में रिएक्शन हेमी एसिटल पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि हेमी एसिटल जैसे ही बनेगा वो फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटल एक जेम डाई ईथर कंपाउंड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेमी एसिटल बना। जैसे ही आपने एक स्टेप करवाया तो हेमीएसिटल बना, ये फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटल और हेमीएसिटल के जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो ये है, हेमीएसिटल में एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जबकि एसिटल में वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू OR ग्रुप। तो ये जो है इसके सीरीज ऑफ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। प्रोटोनेशन होती है सबसे पहले, OH जो है प्रोटोनेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अब जो है एज ए वाटर लीव कर सकता है, ये एज ए वाटर लीव कर जाएगा और आपके पास ये जो है कार्बोकेटाइन बन गया। अब एक और मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक होगा कार्बन के ऊपर, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। देन ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव करवा दिया जाएगा और फाइनल जो है आपके पास प्रोडक्ट एसिटल आ जाएगी। अगर आप एल्डिहाइड को डिसॉल्व करवाते हैं एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस अल्कोहल में और इसमें कुछ अमाउंट आप गैस्ट्रोस HCl या कंसनट्रेटेड H2SO4 की ऐड करते हैं एसिड की, तो उसमें इक्विलिब्रियम पे आपको एसिटल जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। आप अल्कोहल को वेपोरेट करवा दें और एसिड को न्यूट्रलाइज करवा दें तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो आपके पास एसिटल होगी। एसिटल को हम वापस जो है कार्बोनाइल कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एसिटल को वाटर में डिसॉल्व करवाना है, देन थोड़ी सी अमाउंट में ही हमने एसिड को ऐड करना है और जो आपका एसिटल है वो वापस उसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि ये बना हुआ है और अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये वही स्टेप्स हैं जो कि उन्हीं स्टेप्स का रिवर्स है जो कि हमने यूज़ किए थे for the production of carbonyl for the production of acetal from carbonyl compound. Unlike hemiacetal जिसमें एसिडिक एनवायरनमेंट में उसने फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था और एसिटल में कन्वर्ट हो गया था, कीटल्स के केस में कीटल्स इस तरह से नहीं बनती, कीटोन्स कीटल्स में इजीली कन्वर्ट नहीं होती। इनको कीटल्स में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें एक रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ और ये साइक्लिक कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास एक कीटोन है, इसका आपने रिएक्शन करवाया है इन एसिडिक मीडियम विद 1,2-डाइओल, तो ये रिवर्सिबली कन्वर्ट हो गया इनटू साइक्लिक कीटल। एसिटल्स और कीटल्स स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और इन जो बेसिस हैं, बेसिक एनवायरनमेंट है वो इनको अफेक्ट नहीं करता। मीन कि ये बेसिक एनवायरनमेंट में स्टेबल होते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट में ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, लेकिन ये एसिडिक एनवायरनमेंट में फ़ौरन से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं।
तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम यूज़ करते हैं एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हम रिएक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। एक यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड अटैच है, एक जो है आपके पास कार्बोनाइल अटैच है। आप जो रिएक्शन है वो यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड वाली साइड पे, कार्बोनाइल पे करवाना नहीं चाह रहे। लेकिन अगर तो आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करवाते कार्बोनाइल को, देन आपका जो रिएक्शन है वो यहाँ भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 1,3 प्रोपेन डाइओल फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो कार्बोनाइल के साथ जो है इस तरह का साइक्लिक एसिटल बना देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। देन हम अपना रीजेंट चूज़ करते हैं, जो भी हमने रिएक्शन करवाना है। ये आपके पास रीजेंट है। ये वाला जो पूरे का पूरा ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है ब्रोमाइड की जगह पे और ब्रोमाइड लीव कर जाता है। ये हमारा डिज़ायर्ड रिएक्शन था जो कि हम करवाना चाह रहे थे। इसको हम मेन रिएक्शन भी कहते हैं। देन आपका जो लास्ट स्टेप है वो है डी प्रोटेक्शन। मीन के फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोटेक्शन करवाई, देन आपने सेकेंड स्टेप में मेन रिएक्शन करवाया और थर्ड स्टेप में आप उसको डी प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, डी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं। उसके लिए आप एसिडिक इन्वायरमेंट यूज़ करोगे और इजीली ये जो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप था ये लीव कर जाएगा और वापस आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो वापस से बन के आ जाएगा और ये आपका रिएक्शन यहाँ पे हो चुका है जो कि आपका डिज़ायर्ड रिएक्शन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं इनको एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। इसके अलावा हेमी एसिटल्स, हेमी कीटल्स, एसिटल्स और कीटल्स कार्बोनाइल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऐड करवाते हैं, इससे एडिशन प्रोडक्ट आता है। जो एडिशन प्रोडक्ट आता है वो चूंकि लेस स्टेबल होता है तो वाटर को एलिमिनेट करते हैं, जिससे इमीन के जो डेरिवेटिव है वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये आपके पास कोई भी अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव हो सकता है, अमाइन ग्रुप है। यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता हुआ कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करेगा और इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। ये एडिशन प्रोडक्ट चूँकि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो कार्बन से OH और नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, मीन कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गई और ये आपके पास इमीन के डेरिवेटिव्स बनेंगे। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे जो कि स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और यूजली इन रिएक्शंस में हम एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म सेम वैसा ही होगा। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, जिसमें कि आपके पास ऑक्सोनियम आयन बन के आता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो अमोनिया या कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, जो कि अब पॉजिटिवली चार्ज है कार्बोकेटाइन के ऊपर। नेक्स्ट जो इसका बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटोनेशन होगी OH के ऊपर, ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट करेगा और वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। देन आपका जो इमाइन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। नाइट्रोजन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगी, इमीन या इमेन की डेरिवेटिव बनेंगे। एसिड की हमने बात की थी। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास अमोनिया या अमोनिया के जो हैं डेरिवेटिव्स हैं, तो ये उसको प्रोटोनेट करके उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के इफेक्ट्स हैं, एक तरह तो वो रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करके रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो हमें एक मॉडरेट एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी जिससे हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो जाए और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो।
तो बेस्ट पीएच, एसिडिक पीएच जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो पीएच अराउंड 5 है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच भी नहीं है और एसिडिक रेंज में भी फॉल करती है। इसके लिए हम एसीटेट बफर को यूज़ कर सकते हैं कि जो पीएच है वो 5 के राउंड अबाउट ही मेंटेन रहे। अब यहाँ पे ये सबके सब रिएक्शंस दिखाए गए हैं। अगर तो आपके पास अमोनिया है तो इस केस में यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट आई ये मिथाइल इमाइन आई। इन केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो इमाइन आएगा। नेक्स्ट अगर तो आपके पास मिथाइल अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, तो आपने बेंजल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो ये आपके पास इमाइन ही प्रोडक्ट आई है, बेंजल्डिहाइड मिथाइल इमाइन, और ये शिफ्ट बेस है। इसको हम शिफ्ट बेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज़ किया। अब ये अमाइन के डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पे अमोनिया था, देन मिथाइल अमाइन था, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो सेम वैसा ही रिएक्शन होगा। हमने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगी वो एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम होगी। मेन केस में जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्साइम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच है और नाइट्रोजन फर्दर OH के साथ अटैच है। इस ग्रुप को हम ऑक्साइम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइक्लोपेंटानोन है। इसका हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये भी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। हाइड्राजीन के साथ जो प्रोडक्ट आएगी वो हाइड्राजोन आएगी। हाइड्राजोन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट अगर तो आप फिनाइल हाइड्राजीन एज ए रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, फिनाइल हाइड्राजीन जिसमें हाइड्राजीन के साथ एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया और कोई भी फिनाइल ग्रुप लगा दिया। फिनाइल ग्रुप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5, या इस तरह से आप बेंजीन रिंग ड्रॉ करके भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका आपने रिएक्शन करवाया, इससे जो रिएक्शन प्रोडक्ट आई वो फिनाइल हाइड्राजोन थी। ये आपके पास फिनाइल हाइड्राजोन का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव है सेमी कार्बाजाइड। ये भी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। ये अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। सेमी कार्बाजाइड के साथ जो आपके पास प्रोडक्ट आती है आफ्टर डिहाइड्रेशन वो सेमी कार्बाजोन होती है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट अमोनिया का डेरिवेटिव है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये आपके पास हाइड्राजीन है और ये अटैच है एक बेंजीन रिंग के साथ जिसकी 2 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसका हमने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डिहाइड्रेशन आपकी जो प्रोडक्ट आई है वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आई हैं ये सब के सब स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट इमीन्स। इमीन्स जो कि हमारे पास फर्स्ट केस में आई थी जब हमने अमोनिया और मिथाइल अमाइन यूज़ किया था, तो इमीन प्रोडक्ट्स आई थी। ये अनस्टेबल हैं, मीन कि इनको हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं और ये वापस कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि बाकी जितने भी हाइड्राजोन्स हमने स्टडी किए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आई हैं वो सब के सब स्टेबल हैं और इनसोल्युबल सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं जिनके कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन और करेक्टराइजेशन के लिए, और हर तरह का जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इनके साथ एक स्पेसिफिक कलर का प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल्स बना देते हैं। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है अल्फा सायानो अल्कोहल्स, जिनको हम सायानोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। कीटोन्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ये रिएक्शन जो हैं वो स्लो देते हैं। तो कीटोन्स जो हैं ये हाइड्रोजन सायानाइड के साथ जो रिएक्शन है वो नहीं देते। हाइड्रोजन सायानाइड में चूंकि HCN ही न्यूक्लियोफाइल है, चूंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इनके जो रिएक्शन हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं। बेस जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगी। ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, HCN के साथ रिएक्शन हुआ और ये आपके पास सायानोहाइड्रेट प्रोडक्ट आ गई है जिसके सायानो ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। इसको हम सायानोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा हम अल्फा हाइड्रोक्सी
साइनाइड भी कह सकते हैं। चूँकि ये बेस कैटालाइज्ड है तो इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेस पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती होती है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगी सायानो ग्रुप में। सायानो ग्रुप जो है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी, देन जो है ऑक्सीजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और ये सायानोहाइड्रिन बन के आ जाएगा। सायानोहाइड्रेट्स यूजफुल इंटरमीडिएट्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं तो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, देन इसको हम फर्दर कुछ रिएक्शंस के थ्रू दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो एक रिएक्शन है वो ये है कि आपके पास चूँकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी सायानाइड है, अल्फा पोजीशन पे जो है सायानाइड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो सायानाइड ग्रुप है इसकी आप अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में। तो इसका ये एडवांटेज है कि हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो है इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके लिए हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड था, HCN के साथ रिएक्शन हुआ तो ये आपके पास सायानोहाइड्रिन इसका बन गया। देन आप इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वाटर के प्रेजेंस में और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड में। यहाँ पे ये जो सायानो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी जो अल्फा कार्बन है अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हमने कहा अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अगर तो आप इसका रिएक्शन जो है वो करवाते हैं 95% H2SO4 में और हीट भी करते हैं, मीन के स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या कंसनट्रेटेड एसिडिक मीडियम आपने यूज़ किया है, तो उस केस में यही जो OH है और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन चुका है। इसका हम जो IUPAC नेम लिखते हैं वो होता है 2 ब्यूटीनोइक एसिड। ई जो है ये शो कर रही है डबल बॉन्ड को। लिक्विड HCN जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर ही या फ्लास्क के रिएक्शन मीडियम के अंदर ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोई भी एसिड लेते हैं और उसका जो है रिएक्शन करवाते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ, जैसे कि NaCN। तो एसिड और NaCN में जो CN है उसके रिएक्शन से HCN प्रोड्यूस हो जाता है और ये उसी रिएक्शन मिक्सचर में हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसे ही प्रोड्यूस होता है ये फ़ौरन से रिएक्ट कर लेता है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। इस तरह से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और जब इसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो हमें एक एफिशिएंट फ्यूम हुड में ये रिएक्शन करवाना चाहिए ताकि जो फ्यूम्स हैं वो आपकी तरफ ना आए जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं, बल्कि वो एग्जॉस्ट होते रहें वहाँ से। लास्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड में बाइसल्फाइड को ऐड करवाया जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन करवाया जाता है कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड और एक सॉलिड एडक्ट आता है। जो प्रोडक्ट आती है वो होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फानोइक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसीटोन हमने यूज़ किया है, एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड हमने यूज़ किया। ये सोडियम बाइसल्फाइड जो है ये वाला यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया और जो O थी कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो OH में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बन गया है और इसकी सोडियम सॉल्ट है। ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट होती है, वाटर में सोलुबल होती है जो प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसोलुबल होती है। ये रिएक्शन जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ये रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा। कीटोन्स जो हैं उनमें ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से एप्रिशिएबल प्रोडक्ट नहीं बनती। मैकेनिज़्म इसका भी सेम वैसे ही है जैसा कि हम बाकी मैकेनिज़्म देख चुके हैं। यहाँ पे ये चूँकि एक सॉल्ट है, जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे तो ये आयनाइज हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। इसका जो नेगेटिव आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये आपके पास नेगेटिव आयन है, HSO3 को हमने ओपन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है
ऑक्सीजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा, सल्फर जो है वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ये जो SO3H ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो चुका है। देन आपका जो प्रोटॉन है वो यहाँ से रिमूव होगा और ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई। अब चूंकि इस सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पर सोडियम आयंस प्रेजेंट है, तो ये जो नेगेटिव आयन है ये सोडियम पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये आपके पास सोडियम सॉल्ट बन के आ जाएगी अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड की। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनती है और इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं बैक इनटू द कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ इसका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे और वापस ये जो है रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी जिससे कि ये बनाई गई थी। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यही है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए और कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जो बाइसल्फाइड प्रोडक्ट आती है सिर्फ वही बाई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में हमें फॉर्मेल्डिहाइड अवेलेबल होता है कमर्शियली। अदरवाइज फॉर्मेल्डिहाइड के जितने भी कमर्शियली अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का वो फॉर्मालिन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। इसके अलावा हमें ड्राई पॉलीमर जो है इसका एज कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।